ऐसी खबर सुनाने जा रहा हूं जिस पर आपको यकीन नहीं आएगा। भारत से जदीद जमाने में कदीम चंगेजियत की नई जारियत। इसराइल ने ईद के मौके पर भारत के एक दुश्मन की आखिरी घड़ियां शुरू हो गई हैं। भारत के इस दुश्मन को बर्बाद करने की जिम्मेदारी इसराइल ने उठा ली है। ये दुश्मन तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोआन है। एर्दोआन के खिलाफ अब खुद तुर्की ने भी जंग छेड़ दी है। इसराइल भी एर्दोआन के पीछे हाथ धोकर पड़ गया है। बची कुची कसर भारत ने पूरी कर दी। भारत अपने लड़ाकू विमान लेकर तुर्की के पड़ोसी देश में जाकर बैठ गया। जंग में इसराइल की मदद के लिए बहरी बेड़ा भेजने का ऐलान कर दिया है। हम खबर दें आपको, भारत और इसराइल नस्लकुशी में शराकतदार। ये सब कुछ देखकर एर्दोआन इतने भड़क गए हैं कि उन्होंने ईद के मौके पर अल्लाह से इसराइल को बर्बाद करने की दुआ मांगी है। दूसरी ईद उल फितर और तीसरी ईद इस तरह की गुजर रही है कि उनकी ईद जो है वो इस टाइम पर खूनो खून है। ईद उल फितर के टाइम पर एर्दोआन ने कहा है कि यहूदियों के देश को मिटा दो, मगर इसके बाद इसराइल और भारत ने जो किया है वो धमाकेदार है। इस वीडियो पर भारत के दुश्मन की बर्बादी तय हो गई है। विद इजिप्ट और आपके अपने पास अल्लाह ताला ने न्यूक्लियर वेपन्स आपको दिए हैं। याद रखिएगा एक बात, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे, याद रखिएगा ये बात, दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि दुनिया आपको रिस्पेक्ट करे तो इसराइल और इंडिया को जलील करके रखें, इनको दबा के रखें, इनको थ्रेट करके रखें। वर्ल्ड विल रिस्पेक्ट यू, Americans will respect you. Your enemies will respect. नमस्कार दोस्तों, अब तुर्की ने भी पाकिस्तान को धोखा दे दिया है। और ईद पे ये जो धोखा मिला है पाकिस्तान को तुर्की से, उसके बाद पाकिस्तानी समझ नहीं पा रहे हैं, बल्कि ये लोग ये सोच रहे हैं कि पहले तो सऊदी अरेबिया, ईरान जैसे देश भी इनका समर्थन नहीं करते थे, और अभी तुर्की क्योंकि बहुत ही खुलकर इनके समर्थन में रहा था हमेशा से, और कश्मीर के मुद्दे पर भी वो हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन कर रहा था, अब उसने पूरी तरह से अपना समर्थन विड्रॉल कर लिया है। इसके लिए कई कारण है। एक तरफ भारत और इसराइल की दोस्ती है, इसराइल अब खुल के भारत के समर्थन में है, और इसराइल ने खुली चुनौती दे दी है तुर्की को कि अगर तुर्की ने कश्मीर के मामले में टांग अड़ाई तो फिर तुर्की पे इसराइल का हमला हो सकता है। देखिए, इस समय कंडीशन ये है कि इसराइल सभी जो अरब देश थे उनको बिल्कुल धूल चटा चुका है। काफी लंबे समय से हम ये देख रहे हैं कि 2-2.5 साल से इनकी वॉर चल रही थी, और इसराइल लगभग इस वॉर को जीत चुका है, और ट्रम्प के आने के बाद बहुत तेजी से इसराइल की स्थिति मजबूत हो रही है। और वो देश जो अभी तक अरब देशों या फिर ये जो फिलिस्तीन इनके समर्थन में थे, अब उन्होंने घुटने टेकने शुरू कर दिए। उन्हीं में से एक तुर्की भी। अब तुर्की के अंदर जो इनके राष्ट्रपति एर्दोगान, उनकी भी स्थिति काफी खराब हो रही है, और पाकिस्तान को जो साथ छोड़ दिया उसका रीजन भी काफी हद तक यही है, क्योंकि तुर्की खुद पूरी तरह से घिर चुका है। मोदी जी की बहुत जबरदस्त विदेश नीति है। पहले उन्होंने ब्रिक्स में तुर्की को घुसने नहीं दिया, और अब तुर्की को भी वो घुटनों पे ले आए हैं। ये देख के पाकिस्तानी पूरी तरह से शॉक्ड है। आप इस सब के बारे में क्या सोचते हैं? कि अब वाकई तुर्की के घुटनों पे आने से आप लोग खुश हैं? अगर जो भी आपके विचार हो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल का आइकन प्रेस कर दें लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में। लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इंडिया जो है उसके अंदर एक बहुत बड़ी आवाज है, और वो आवाज ये है कि लेकिन इंडिया स्टैंड्स विद इजराइल, ये चल रहा है। अब देख रहे हैं आप इसका मुस्तकबिल। मोहतरम हिलाली साहब, हमारे यहाँ ये माइंडसेट है कि हमने अगर इसराइल के खिलाफ कुछ किया तो अमेरिका पाबंदी लगा देगा। अमेरिका तो खुद अब जहन्नुम में जा चुका है। स्ट्रांग डिप्लोमेसी आप बिल्ड करें। अमेरिका की जरूरत नहीं है पाकिस्तान पर हमला कर सके, जब आपके स्ट्रेटेजिक अलायंसेस अब चाइना के साथ हैं, रशिया के साथ हैं। बाज़ औक़ात आपको जरूरतमंदाना फैसले करने पड़ते हैं, चाहे आप कितने खौफजदा क्यों ना हो। जब फरवरी में बालाकोट में आके इंडियन अटैक करके गया था, तो पाकिस्तान की गवर्नमेंट पे शदीद प्रेशर था कि रिस्पॉन्ड आपने करना। ये खौफजदा भी थे कि जी जंग एस्केलेट कर जाएगी, फुल फ्लेज वॉर शुरू हो जाएगी, हमारे पास वेपन्स नहीं है, हथियार नहीं है, फ्यूल नहीं है, कितना अरसा चल सकेंगे हम। मगर कौम का प्रेशर था, आपको करना पड़ा। 2 जहाज मार के गिराए, आपने अंदर गए, आपने बॉम्बिंग की, फिर भी कोशिश करते रहे कि जंग ना हो, इधर उधर बम गिरा दिए कि दुश्मन को ज्यादा चोट ना आए। भाई कमाल की बात कर रहे हैं आप। बिगर फेलियर आपने कभी देखा है? क्या इम्पैक्ट था इस किस्म के फैसले किए गए? आप समझते हैं एक मिनट के लिए ये कि वही पार्टी नहीं, वही लोग, और पाकिस्तान को ऑन द कस्प ऑफ डिफॉल्ट आ गया, वही लोग आके आप समझते हैं कामयाब हो जाएंगे? ये कमाल कर रहे हैं आप। कैसे की बात है, इंडिया की ईरान से भी बड़ी अच्छी दोस्ती है, और ईरान हमास को सपोर्ट करता है, बट इंडिया विल स्टे साइलेंट ऑन दैट। की बात करते हैं और वो कहते हैं जी कि हमें ये चीज़ें देखनी है। अच्छा, मज़े की बात ये है कि एक तरफ तो ये चीज़ होगी, दूसरा ये बात अपनी जगह पे बिल्कुल ठीक है, यूज़ करते हैं। सो मुझे ऐसे लगता है कि इंडिया को क्योंकि अपना केस दुनिया को ज़्यादा समझाना है,
ठीक है, सो दैट इज़ वाई दे आर डूइंग इट। और जिसे वो कहते हैं ना कि ये वो समझ रहे हैं कि हमास को जितना ज़्यादा हम करेंगे, और अभी जब इजराइल जो है वो अपनी मैसिव पावर यूज़ करेगा तो फिर मुसलमान और सारे मुल्क इकट्ठे हो जाएंगे। अभी मैं देख रहा था कि सारी इंटरनेशनल मीडिया और चीज़ों को देख रहा था, लेकिन जिस चीज़ ने परेशानी पैदा की है, जिस चीज़ ने तकलीफ दी है, सारी बात है वो ये है कि करना तो पड़ा आपको, जंग भी नहीं फैली, इज्जत बच गई आपकी। और अगर और मारते, 100 जहाज गिराते, ब्रिगेड हेडक्वार्टर तबाह करते, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को उनके कत्ल करते, और इज्जत होती आपकी। नाउ इज द टाइम। टर्की पूरी दुनिया में चीख चीख के मुसलमान दुनिया से कह रहा है हमें एक मिलिट्री अलायंस बनाना है बैतुल मक़दस शरीफ की हिफाजत के लिए। बैतुल मक़दस शरीफ, हमारा मसला फलस्तीनियों का, अरबों का नहीं है, हमारा मसला बैतुल मक़दस शरीफ का है। ये ऐसे ही है जैसे मक्का मुकर्रमा के ऊपर या मदीना मुनव्वरा पर दुश्मन कब्जा कर ले, इसराइली और यहूदी कब्जा कर ले, और हम कहें कि जी हम तो कमजोर है, हमारी मईशत कमजोर है, हम क्या करें, हम कर ही नहीं सकते। ऐसी बेशर्मी की बात करने से पहले जैसे कहा बेहतर इंसान डूब के मर जाए कहीं। खुदा बेजार है तने बेरू से, वो सिर्फ खुदा है जिंदा जिंदों का खुदा है। तो ये बात ज़हन में रखिएगा, मुसलमान बेगैरती नहीं दिखा सकता फलस्तीन के मामले पर। अल्लाह ताला ने इस पाकिस्तान को बनाया ही इसलिए था कि उम्मत मुस्लिमा की क़यादत इसने करनी, इसकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होंगे। यही वो ताज़ा बस्तियां हैं जो अहले नज़र ने आबाद करनी थी, जिनकी हाँ और ना में दुनिया के फैसले होने। लिया जाएगा काम, सबक फिर पढ़ सदाकत का, अदालत का, शुजाअत का, कि तुझसे लिया जाएगा काम दुनिया की इमामत का। तो शुजाअत का सबक पढ़े ना, सदाकत का और अदालत का सबक पढ़ें। बुज़दिली, बेगैरती और बेशर्मी का सबक क्यों पढ़ाते हैं अपनी कौम को? हर हाल में हमें तुर्की के साथ एक डिफेंस अलायंस करना है। अल्लाह ने आपको सलाहियत दी है, अगर आपकी मईशत कमजोर है तो आपका डिफेंस मजबूत है, आपके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं। जुर्रतमंदाना स्ट्रैटेजी बिल्ड करें। किसी के बाप की मजाल नहीं है पाकिस्तान को रोक सके। आप कहें कि हम टर्की के साथ एक न्यूक्लियर एग्रीमेंट कर रहे हैं, विल गिव न्यूक्लियर प्रोटेक्शन टू टर्की। ईरान से बात करें, ईरान शामिल हो जाएगा इसके अंदर। कतर ने बड़ा स्ट्रांग स्टांस लिया इसराइल के खिलाफ, कुवैत ने बड़ा स्ट्रांग स्टांस लिया। मुसलमान मुल्कों का ब्लॉक बनाए एग्रेसिवली, मुसलमान मुल्कों की फोर्स बनाए, लेके जाए नेवल फ्लोटेला। मजाल नहीं है इसराइल की कि रोक सके पाकिस्तानी नेवल शिप्स को। न्यूक्लियर में एक थ्रेट करें इसको, अगर तुमने हमारे शिप को रोका वी विल लॉन्च अ न्यूक्लियर स्ट्राइक। प्रॉपर्टीज डैमेज होंगी, जब उनके लोग मरेंगे तो फिर वो क्या कहेंगे? अब देखें, एक है आपने थ्रेशोल्ड क्रॉस कर ली, अब आप क्या करेंगे? हमें इस चीज़ का बड़े अच्छे से पता है कि इजराइल एक सिस्टमैटिक इंटिमिडेशन करता है। इजराइल जो है उसने फ़लस्तीनियों की ज़िंदगियों को तबाह कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। अब होगा क्या? अब होगा ये कि जिसे वो कहते हैं ना, इसकी कीमत देंगे। ठीक है जी। फ़लस्तीन स्ट्रेटेजिक मूव, why there's some countries in the Muslim world that really support this kind of an offensive, लेकिन is this the way? आप देखें, क्या ये रास्ता है जिसको रास्ते को हमें चुनना चाहिए? अभी जो मैं आपको वो तस्वीर दिखा रहा था जिसमें जिसे वो कहते हैं दिस वन, जहाँ पे आप ये देखें कि किस तरह फ़लस्तीन का जो सारी टेरिटरी है वो आप चलें, ये तो बड़ी हिस्ट्री है, और स्टार्टिंग फ्रॉम ऑटोमन एम्पायर एंड ऑल दैट, कि ये कहाँ पे उन्होंने हर चीज़ पे कब्जा कर लिया है। तो मुझे ऐसे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक तो है ही है, लेकिन किसी के पास सोल्यूशन नहीं है। और हमास की जो जंग, जो डिप्लोमेटिक वो है लड़ाई, वो कौन लड़ेगा? ठीक है जी। कौन से ममालिक? सुनने में आया कि हिजबुल्लाह भी बीच में आ रही है, बीच में। ठीक है, उसने भी लेबनान से कुछ हमले करना शुरू कर दिए हैं। ठीक है जी। ये चीज़ें जो हैं, ये जितनी भी जिसे वो कहते हैं ना, जिनको ग्लोबली इलेजिटिमेट आर्म्ड रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, हम इस तरह नहीं दुनिया में लड़ सकते।